दूसरा पार्ट है दोस्तों ये चैप्टर 5 क्लास 8 की पॉलिटी किताब का। पिछली वीडियो में हमने देखा स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स केस के बारे में। ये केस हम लोगों ने देख लिया। इसके आगे अब हम लोग बात करेंगे। इस केस में आपको पता ही है कि पहले केस ट्रायल कोर्ट में गया, ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, और फाइनली इंसाफ मिला। अब अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात किया जाए तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अलग अलग नाम क्या है? तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ट्रायल कोर्ट्स भी कहा जाता है, कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज भी कहा जाता है, द एडिशनल सेशंस जज भी कहा जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, सिविल जज भी कहा जाता है। ये जो आपको फोटो दिख रही है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स है नामची, साउथ सिक्किम में। अब हम आगे बात करते हैं लीगल सिस्टम की अलग अलग ब्रांचेस कौन सी हैं। अगर डाउरी डेथ के केस की बात की जाए, जैसे अभी हमने सुधा वाला केस देखा, लक्ष्मण कुमार जो उसका हस्बैंड था जिसने उसको मार दिया, उस केस को हमने देखा। तो डाउरी डेथ वाले जो केस हैं वो एक्चुअली में क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी हैं। एक वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम हुआ तो उसको आप क्रिमिनल लॉ के अंदर मानोगे। कभी कभी जो केसेस होते हैं दोस्तों वो सिविल लॉ के भी होते हैं। तो केसेस बेसिकली देखा जाए तो दो तरीके के हो गए, एक तो क्रिमिनल लॉ में हो गए, एक सिविल लॉ में भी हो गए। चैप्टर 4 में हमने देखा था कि कैसे 2006 में वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस से एक सिविल लॉ पास किया गया था। तो यहां पे फर्क बताया गया है क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में। एक और बात दोस्तों जो मैं शुरुआत में आपसे बताना भूल गया, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। साथ साथ मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन अगर नहीं आ रहे हो, जैसे कि अभी मैंने लेटेस्ट एक स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो जब डाउनलोड करी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं गया, उस केस में नीचे दिए गए जो टेलीग्राम लिंक है उससे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम वाले चैनल को। तो वहां पे मैं वीडियोस के लिंक डालता रहता हूं, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो क्रिमिनल लॉ के एग्जांपल्स देखें तो इट डील्स विद कंडक्ट्स और एक्ट्स दैट लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस। तो एक वुमेन को हैरेस करना ये एक ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है। मर्डर करना किसी का क्रिमिनल ऑफेंस है। डाउरी दहेज मांगना क्रिमिनल ऑफेंस है। सिविल लॉ की बात की जाए तो सिविल लॉ में आप कोई हार्म कर रहे हो, कोई इंजरी कर रहे हो टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। हार्म और इंजुरी टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। हार्म और इंजरी टू द इंडिविजुअल करोगे आप, अगर फिजिकल तरीके का वायलेंस करके कर रहे हो तो हो सकता है वो क्रिमिनल लॉ में आ जाए। लेकिन किसी के राइट्स को आप वायलेट कर रहे हो, इंजर कर रहे हो, हार्म कर रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका सिविल लॉ। तो डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर्स, डिवोर्स केसेस, ये सब आपके सिविल लॉ में आते हैं। ओके। सिविल लॉ में जो पिटीशन जाती है दोस्तों उसको केवल अफेक्टेड पार्टी ही फाइल कर सकती है। तो जैसे मान लीजिए कोई रेंट का इश्यू हो गया, किसी एक मकान मालिक ने किसी किराएदार को घर दिया, बाद में किराएदार ने घर खाली करने से मना कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में ऐसी चीजें बहुत हुआ करती हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में। तो उस केस में इस केस को कौन से लॉ के अंदर माना जाएगा? तो सिविल लॉ के अंदर माना जाएगा। तो अगर मान लीजिए रेंट से रिलेटेड कोई केस करता है तो केस कोर्ट में लेके कौन जा सकता है? या तो वो टेनेंट लेके जा सकता है जो किराए पे रह रहा है, या फिर वो लैंडलॉर्ड लेके जा सकता है जिसने घर किराए पे दिया हुआ है। अभी एक मूवी भी आई थी अमिताभ बच्चन की, गुलाबो सिताबो नाम की, जिसमें इस केस को दिखाया गया है। वहीं पे अगर आप क्रिमिनल लॉ की बात करो तो क्रिमिनल लॉ में एक एफआईआर लॉन्च की जाती है जिसको बोला था फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके। एफआईआर आप लॉन्च करोगे जाके पुलिस के पास, पुलिस फिर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगी। ओके। और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस है वो अपनी चार्जशीट फाइल करेगी कोर्ट में, और फिर कोर्ट में ये केस चलेगा। अगर गिल्टी मिला एक्यूज तो उसको जेल भेजा जा सकता है। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्रिमिनल लॉ में ये जरूरी नहीं है कि जो पार्टी अफेक्टेड है वही जाके केस फाइल करे, उसका कोई पास आसपास का रिश्तेदार भी जाके केस फाइल कर सकता है। वो डिपेंड करता है जुडिशरी को, ठीक है, कि जुडिशरी उस चीज को कैसे एंटरटेन करना चाहती है। अभी देखिए केस कौन फाइल कर सकता है ये चीज अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। आज की डेट में केस फाइल करना बहुत आसान हो गया है, खासकर क्रिमिनल लॉ के केस में। सिविल लॉ के केस में तो भाई सीधा सीधा नियम कानून है कि जो अफेक्टेड पार्टी है वही केस फाइल करेगी। क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं होता है। यहां पे दो तरीके की वायलेशंस बताए गए हैं। पहला क्या है कि एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स को स्कूल में कुछ ग्रुप ऑफ बॉयज परसिस्टेंटली हैरेस कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का ऑफेंस है? क्रिमिनल तरीके का ऑफेंस है, क्योंकि वुमेन का हैरेसमेंट, लेडीज का हैरेसमेंट, गर्ल्स का हैरेसमेंट ये क्रिमिनल ऑफेंस है। वहीं पे A tenant who is being forced to move out files a case in the court against the landlord। अगर एक किराएदार अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट केस फाइल करता है तो वो सिविल लॉ की कैटेगरी में आता है। ठीक है। तो दो तरीके के लॉज हो गए, सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज। अब बात की जाए कि हमारे इंडिया में कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी क्या है, क्या सबके पास एक्सेस है कोर्ट्स का?
तो देखिए, हमारे देश में जो संविधान बनाया गया, उस संविधान की मूल सद्भावना ये थी कि जितने भी सिटीजन है इंडिया में, वो सब कोर्ट को एक्सेस कर सके। सबके पास ये राइट है कि उनको जस्टिस मिल सके कोर्ट्स के थ्रू। इसीलिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट लेके आया गया 1987 में, जिसके थ्रू नालसा बनाया गया, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और नालसा के अंदर, इस लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर लोक अदालत बनाए गए। तो सारे देश के सिटीजन्स को जस्टिस मिल सके, इसके लिए हमारे पार्लियामेंट ने भी नियम कानून बना रखे हैं, और समय समय पे हमारी जुडिशरी भी कुछ ऐसे चीजों को लेके आती रहती है जिससे लोगों के पास जो एक्सेस है कोर्ट का, वो हो सके। कोर्ट का एक्सेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोर्ट्स ही हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाते हैं। तो अगर किसी सिटीजन को लगता है कि उनके राइट्स वायलेट हुए, तो वो सीधे कोर्ट के पास जाके जस्टिस, न्याय, इंसाफ मांग सकते हैं। लेकिन यह बात भी सच है, हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका गरीब है, और उस गरीब तबके के पास लीगल प्रोटेक्शन को लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्लस आज की डेट में लीगल प्रोसीजर्स में बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। इसको पॉपुलर कल्चर में भी दिखाया गया है। आपने अगर ये मूवी देखी हो जॉली LLB 2 अक्षय कुमार वाली, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उस पुलिस वाले से कैसे वो जो वकील है वो बोल रहा होता है कि बाइज्जत बरी होने के, ये केस को लंबा खींचने के इतने पैसे। तो कुल मिला के जो बड़े बड़े वकील हैं, ये बहुत ज्यादा फीस लेके अपने क्लाइंट्स को बचा लेते हैं, भले ही वो क्लाइंट ने क्राइम किया हो या क्राइम ना किया हो। तो आज की डेट में जो लीगल प्रोसीजर्स है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए, उनमें समय ज्यादा लगता है। तो जिसके पास पैसा है, जो अथॉरिटी में है, जिसके पास पावर है, वो अपने आप को बचा लेगा, और जो गरीब है वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। तो एक पुअर पर्सन जिसकी फैमिली एक डेली वेज पे डिपेंड करती है, वो कभी ये सोचेगा नहीं कि किसी कोर्ट में जाके हम न्याय मांगे, क्योंकि उनको पता है कि न्याय लेने में वो कंगाल हो जाएंगे। जिसके पास खाने पीने के पास पैसे नहीं है, वो लॉयर की फीस क्या ही अफोर्ड करेगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अर्ली 1980s में एक मैकेनिज्म लेके आए। इस मैकेनिज्म का नाम था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको PIL बोला जाता है, जिससे जस्टिस की तरफ जो एक्सेस है इसको इंक्रीज किया जा सके। इस PIL के सिद्धांत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये ताकत देती है सुप्रीम कोर्ट कि वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप अपनी लोकेलिटी में, आप मुंबई में किसी एक जगह पे रहते हो। मान लीजिए आप मुंबई में बांद्रा में रहते हो। बांद्रा में कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है। उस बिल्डिंग में आप देख रहे हो कि छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चे भी काम कर रहे हैं। अब 12-13 साल के बच्चे इस तरीके के कंस्ट्रक्शन वर्क में, जहां काफी हद तक हैजार्ड इन्वॉल्व है, वहां काम नहीं करने चाहिए, बट बच्चे वहां पे काम कर रहे हैं। तो आपके पास ये सहूलियत है कि आप मुंबई हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे एक PIL फाइल कर सकते हो और बोल सकते हो कि देखिए इस इलाके में ये बिल्डिंग बन रही है और इस बिल्डिंग में इतने छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, इनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। और उस केस में आप उस चिट्ठी में यह भी लिख सकते हो कि मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना की जाए। तो उस केस में आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की भी नहीं जाएगी। तो लीगल प्रोसेस को देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितना आसान बना दिया। बस आप एक चिट्ठी लिख के, एक टेलीग्राम लिख सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नाम पे, और उसको एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कंसीडर किया जाएगा। तो आप एज अ जागरूक सिटीजन ऑफ इंडिया कितना कुछ कर सकते हो, ये इस PIL ने आपको सहूलियत दे दी है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो लोगों के लिए। अगर PIL के सिद्धांत की बात की जाए तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन का नाम था PN भगवती। PN भगवती का नाम सुना है ना, चीफ जस्टिस रह चुके हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो PN भगवती जी ये PIL के सिद्धांत को लेके आए थे, और इस PIL के सिद्धांत ने हमारे जस्टिस सिस्टम को पूरी तरीके से रिफॉर्म करके रख दिया। इस PIL का प्रयोग करके ना जाने कितनी जगहों पे जस्टिस को सिक्योर किया गया है, कितने सारे बॉन्डेड लेबर्स को बचाया गया है इनह्यूमन वर्क कंडीशन से, कितने प्रिजनर्स को बिहार में रिलीज कराया गया, उनकी सजा पूरी हो गई बट उनको छोड़ा ही नहीं गया, वो सजा काट रहे हैं, तो PIL फाइल की गई और उनको तुरंत छोड़ा गया कंपनसेशन के साथ साथ। इनफैक्ट ये जो मिड डे मील चलता है आज की डेट में स्कूलों में, ये भी, इसकी शुरुआत भी एक PIL से हुई थी। इसकी अपने आप में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको देखते हैं। 2001 में राजस्थान और उड़ीसा के इलाकों में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा, और सूखा पड़ने की वजह से मिलियंस ऑफ, लाखों लोगों के पास खाने की चीजें नहीं बची। ये देखिए उस सूखे की फोटो दिखाया जा रहा है। वहीं पे जो हमारी
ग्रेनरीज थी जहां पे हमारे फूड स्टोर होता है, जो गवर्नमेंट के गोडाउन्स थे वो आपके फूड ग्रेन से भरे हुए थे। इन गवर्नमेंट गोडाउन्स को ज्यादातर केसेस में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ओवरसी करता है। यहां पे जो ग्रेन्स थे, अनाज भरा हुआ था, और खासकर उन अनाजों को रैट्स खाते थे, चूहे खाते थे। तो एक तरफ आप देखोगे कि इतना ज्यादा हंगर है राजस्थान उड़ीसा में कि लोगों के पास खाने के पैसा नहीं है, दूसरी तरफ हमारे गोडाउन अनाजों से भरे हुए हैं। तो एक कॉन्ट्रास्ट की स्थिति बनती नजर आ रही है। पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, इसने एक पीआईएल फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और उसने बोला ये जो आर्टिकल 21 है जहां पे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दे रखा है, उसमें जो राइट टू लाइफ है इसके अंदर राइट टू फूड भी है। आप देखिए राजस्थान में बाढ़ आई है, ड्रॉट आया है, सूखा आया है, और राजस्थान की सरकार क्या बोल रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इतने मास लेवल पे लोगों की मदद कर पाए। एक तरफ पे सरकार बोल रही है कि हमारे पैसे नहीं है, दूसरी तरफ पे गवर्नमेंट के गोडाउन्स में अनाज भरा हुआ है। तो ये तो पैराडॉक्स की स्थिति बन गई है ना, जब अनाज भरा है वो सड़ रहा है तो उन लोगों को खाने को दो। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और बोला कि स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि सबको खाना प्रोवाइड किया जाए। तो फिर गवर्नमेंट को डायरेक्शंस मिले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सबको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, सबको खाना दीजिए चीपर प्राइसेस पे गवर्नमेंट राशन शॉप्स के थ्रू, और इसके बाद ही चिल्ड्रन को स्कूलों में मिड डे मील दिया जाने लगा। तो आपकी डेट में देखिए यूपी के और बिहार के गांव में, देश भर के गांव में दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि फैमिली मेंबर्स बस अपने बच्चों को खाने के लिए स्कूल भेज देते हैं, और एक बार वो बच्चे जब स्कूल में पहुंच जाते हैं तो पढ़ने भी लगते हैं। तो वहां पे जो एक इनक्विजिटिव बच्चा होगा, एक चीजों को समझने वाला बच्चा होगा, वो उसको अपॉर्चुनिटी समझ के आगे बढ़ने का उसको एक मौका मिल जाएगा, प्लस उसको गर्मा गर्म दिन में खाना खाने को मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं दोस्तों। तो आप समझ ही सकते हो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने कितना बड़ा स्टेप लिया आगे बढ़ने की तरफ। तो अब देखिए, फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट्स इज एक्सेस टू जस्टिस। The courts exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens, and as you saw in the above case, court interpreted right Article 21 of the Constitution on the right of life to include right to food। यानी हमारे जुडिशरी के पास ये ताकत है कि राइट टू लाइफ में क्या क्या आता है वो इन्फर कर सकता है। तो यहां पे देखिए इस केस में राइट टू फूड, राइट टू लाइफ का पार्ट बताया सुप्रीम कोर्ट में। उसी तरीके से राइट टू हेल्दी एयर, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है कि राइट टू लाइफ का पार्ट है। और समय समय पे आगे आने वाले जो कोर्ट जजमेंट्स आएंगे उनमें भी समय समय पे ये डिक्लेयर करेगी सुप्रीम कोर्ट की भाई इस राइट टू लाइफ के अंदर क्या क्या आता है, क्योंकि राइट टू लाइफ का एम्बेड बहुत बड़ा है। जैसे जैसे हमारे स्टेट की, हमारे गवर्नमेंट की ताकत बढ़ेगी, पैसा खर्च करने की एबिलिटी बढ़ेगी, कैपेबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे राइट टू लाइफ के मतलब को हमारे सुप्रीम कोर्ट और ब्रॉडन करती जाएगी। अब देखिए हमेशा ऐसा नहीं हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं उससे लोगों का भला हुआ है। कभी कभी देखिए ऐसे ऐसे जजमेंट भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट में जहां पे लोगों के इंटरेस्ट हार्म हुए हैं, ऐसा कहा जाने लगा है। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग की बात कीजिए, तो कभी कभी क्या हुआ है कि कुछ इस तरीके के जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट में जिसमें यह लगा कि जो स्लम्स में लोग रहते हैं मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में, उनको बोला गया कि भाई ये सिटी को इनक्रोच कर रहे हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल पहले एक जजमेंट आया था 1985 में, इसका टाइटल था ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहां पे स्लम डेलर्स के लाइवलीहुड को बताने की बातचीत कही गई थी। देखते हैं ये ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में क्या हुआ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइवलीहुड को पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ बताया। यहां पे होता क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए एक पर्सन जो कि एक पेवमेंट में रहता है, एक स्लम में रहता है शहर के इलाके में, कभी कभी क्या होती है जो म्युनिसिपैलिटी होती है ना वो इस स्लम को साफ करने लगती है। वो लोग इन स्लम डेलर्स को बोलते हैं कि यहां से निकलो, ये आपके रहने की जगह नहीं है। अच्छा ये बात भी सही है कि ये उनके रहने की जगह होती नहीं है, बट अब ये लोग भी क्या करें, ये लोग जॉब की तलाश में शहरों में आते हैं। अब इनको शहरों में जॉब मिलती तो बांद्रा जैसी जगह पे या फिर साउथ मुंबई में इनको मान लीजिए काम मिला, तो अब साउथ मुंबई में इनको काम मिला तो काम लेने के लिए इनको पास में रहना पड़ेगा, तो पास में छोटे छोटे झोपड़पट्टे बना लेते हैं, अपने स्लम्स बना लेते हैं, वहां रहने लगते हैं। आप स्लम्स देखिए दोस्तों, डेंस हैबिटेशंस होते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है इन स्लम्स में। अगर स्लम की फोटो देखें तो कुछ इस तरीके का दिखता है, ये देखें कुछ इस तरीके के नजर आएंगे दोस्तों आपको स्लम्स। कभी अगर आप मुंबई आए हो फ्लाइट से, और अगर आपने फ्लाइट से मुंबई में लैंड किया हो, तो जब आप फ्लाइट से मुंबई में लैंड करते हो तो नीचे की तरफ आपको स्लम्स नजर आते हैं। कभी किसी ने किया हो तो मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस तरीके के स्लम्स शहरों में बन जाते हैं, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बन जाते हैं। अब जब म्युनिसिपैलिटी ने इन स्लम्स को
हटाने की कोशिश की बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया और ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, ये लोग मुंबई में अपने लाइवलीहुड के लिए आए हैं, अगर आप इनको स्लम से निकाल के बाहर फेंक दोगे तो इनके पास से इनका लाइवलीहुड भी चला जाएगा। तो इनके राइट टू लाइफ में इनका राइट टू लाइवलीहुड भी आता है, इसलिए आप इन स्लम डवेलर्स को हटा नहीं सकते। तो इस केस में स्लम डवेलर्स को सुप्रीम कोर्ट ने बचाया। लेकिन देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी एक्ट्स आए हैं जहां पे इन स्लम डवेलर्स को सुप्रीम कोर्ट ने बचाया नहीं, एक स्लम को साफ कराने की परमिशन दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां पे कुछ पैराडॉक्सेस की बात की गई कि कभी कभी ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऐसे जजमेंट भी आते हैं जहां पे स्लम डवेलर्स को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट नहीं किया। फिर यह बात बोला गया कि एक्सेस टू जस्टिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि वो जस्टिस उसको सही समय पे मिल जाए। अगर जस्टिस बहुत ज्यादा डिले हो गया तो वो जस्टिस डिनाइड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाशिमपुरा का केस, हाशिमपुरा मेरठ में 22 मई 1987 को 43 मुस्लिम्स को मार दिया गया। उसका ट्रायल चलता रहा। फाइनली उसका जो डिसीजन आया वो 31 अक्टूबर 2018 को आया। 31 अक्टूबर 2018 के डिसीजन के अगेंस्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया। तो देखिए कब ये घटना हुई, 22 मई 1987 को डिसीजन कब आ रहा है, 31 अक्टूबर 2018 को। तो आप इतना लेट डिसीजन दे रहे हो, तो बेसिकली दिस इज डिसीजन, ये आप कह सकते हो कि दिस इज जस्टिस डिनाइड। ये जो 19 प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी थी, ये जो लोग थे जो कि इस मतलब मर्डर में, मास मर्डर में इन्वॉल्व थे, अब वो सच में इन्वॉल्व थे या नहीं थे इस पे हम लोग कमेंट नहीं करेंगे, बट बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को या जो भी उस केस को देख रहा है, हाई कोर्ट देख रही थी उस केस को, वो जल्दी से अपना डिसीजन दे। भाई आप डिसीजन देखिए, बताइए सही है या गलत है। अगर आप सही बताओगे गलत है तो जो भी पार्टी है वो अपीलेट जुडिशियल को फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, बात आगे तो बढ़ेगी। आपने केस को रोक के रख दिया, वो कहां तक जस्टिस, वो तो जस्टिस डिनाइड है, आप कोई डिसीजन ही नहीं दे रहे हो। फिर बात की गई दोस्तों नंबर ऑफ जजेस इन इंडिया की। सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ 34 है, वर्किंग स्ट्रेंथ 34 है। हालांकि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए सुप्रीम कोर्ट में केवल 34 जज होना इज नॉट इनफ। हाई कोर्ट की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 1079, वर्किंग स्ट्रेंथ है 655, वैकेंसीज है 424। हालांकि जो वर्किंग स्ट्रेंथ है 655, इसमें और भी बहुत सारे एडिशनल हाई कोर्ट के जजेस हैं जो काम करते हैं। तो जो ओरिजिनल वर्किंग स्ट्रेंथ है वो इस 655 से थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी मतलब मोर है, 655 से ज्यादा है। हालांकि अभी भी 424 वैकेंसीज हैं हाई कोर्ट के जजेस की। और डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट केसेस की बात की जाए तो 22,644 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वर्किंग स्ट्रेंथ 17,509 है और वैकेंसीज 5,135 है। विद द पासिंग टाइम ऑब्वियसली ये डाटा थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट एज ऑफ 1 नवंबर 2019 आप इस डाटा को अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। तो हम यहां पे देखा कि कैसे जुडिशरी ने क्रूशियल रोल प्ले किया है डेमोक्रेटिक इंडिया में। कहीं कहीं जुडिशरी थोड़ी सी कमजोर रही है, डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रही है, बट फिर भी लोगों के राइट्स को बचाने में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है। एग्जीक्यूटिव अपनी हद से आगे ना चला जाए, लेजिस्लेचर अपनी हद से ज्यादा ना चला जाए, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, इस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। ओके, इसीलिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने ये बोला कि एक सिस्टम ऑफ कोर्ट बनाया जाएगा जिसमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी और वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी डेमोक्रेसी को बचा के रखेगी, ये बात बिल्कुल सच निकली। इस जुडिशरी ने हमारी डेमोक्रेसी को बचा के रखा है। अब ऐसा नहीं है कि जुडिशरी में करप्शन नहीं है, बिल्कुल है करप्शन वहां पे दोस्तों, बट फिर भी जुडिशरी के दम पे ही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के एक्सेसेस को हम लोग रोक पाए। कुछ की टर्म्स के मतलब को समझते हैं। एक्विट का मतलब होता है कि किसी कोर्ट के डिसीजन में एक पर्सन को नॉट गिल्टी करार देना, उसको छोड़ देना, उसको बाइज्जत बरी करना, ये होता है एक्विट। अपील क्या होता है कि भाई देखिए एक कोर्ट में डिसीजन आ गया, उस डिसीजन के अगेंस्ट आपने एक हायर कोर्ट में अपील कर दी, जिसको एपेलेट जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट भी कहा जाता है। तो हाई कोर्ट से अगर डिसीजन आता है और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कही जाती है तो वो होती है टू अपील। कंपनसेशन क्या होता है कि किसी डिसीजन में यह बोला गया कि हाँ भाई आपने एक दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, उसको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ पैसा दीजिए, तो उसको क्या बोला जाएगा, कंपनसेशन बोला जाएगा। एविक्शन मतलब किसी को आपने लीगली लैंड से या उसके घर से निकाल दिया, तो इसको बोलोगे द रिमूवल ऑफ पर्संस फ्रॉम लैंड और होम्स, इसको बोला जाएगा एविक्शन। हालांकि जरूरी नहीं है ये लीगल हो सकता है पहले एविक्शन कर दिया जाए और बाद में उसके ऊपर एक लीगल केस लड़ा जाए। और वायलेशन क्या होता है, किसी लॉ को तोड़ देना बोला जाता है वायलेशन। ठीक है, ये
ब्रीच भी हो सकता है, इन्फ्रिंजमेंट भी हो सकता है फंडामेंटल राइट्स के लीगल लैंग्वेज में। तो आई होप आपको कुछ मदद मिली होगी फ्रेंड्स। मदद मिली हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।